हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं और जो भी लोकसभा चुनाव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, टॉप 50 क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लोकसभा से रिलेटेड जो चुनाव है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, कितने सीट किस यहाँ पे पार्टी को मिली हुई हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे MCQs को, टॉप 50 MCQs को। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आपको हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर हर दिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, हर दिन ये वीडियो जो है ना 6 AM को आता है, तो आप आके इस वीडियो को देख सकते हैं और करंट अफेयर्स को आप अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस अपडेट को आप फॉलो करने के लिए। तो टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनडीए को यहाँ पे बहुमत मिल गया है, बट भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? यहाँ पे 99 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे यहाँ पे 37 सीट पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन्हें 33 सीटों में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई, हमने बात की उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी है ये बन गई है समाजवादी पार्टी। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, सेकंड यहाँ पे बीजेपी है 33 सीटों के साथ, और यहाँ पे थर्ड है कांग्रेस जिसे 6 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल की। TMC ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे कामयाब रही है तृणमूल कांग्रेस जिसे 29 सीट्स ने जीत मिली है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है। उनकी पार्टी शिवसेना ने इस चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। उनके गठबंधन सहयोगी NCP शरद पवार गुट ने 7, शिवसेना ने 7 और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी इसने 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करिए फ्रेंड्स, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 सीट पर जीत मिली है। वह अपनी हैदराबाद सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। अन्य दलों की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 3 सीट, आम आदमी पार्टी के 3 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट, आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 2 सीट मिली है, जनता दल को 2 सीट मिली है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, विद्युत थलाई चिरुथैगल कांची को 2 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीट और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट पर जीत मिली है। तो फ्रेंड्स, ये आप डिफरेंट पार्टीज़ देख रहे हैं जहाँ पे जिन्हें जितनी सीटें मिली हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे बढ़ें और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार ने बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी। बट इस साल जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे बहुमत नहीं मिली है। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से जादुई आंकड़े 272 से दूर रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीत चुके हैं चुनाव। हालांकि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही है। तो PM मोदी ने ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, अगर जवाहरलाल नेहरू हैं वो, और इसके बाद हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 ईयर्स या फिर आप कह सकते हैं 3 टेन्यूर में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो गया है। इसके बाद जो 18वीं लोकसभा है, इसमें 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए हैं। तो जैसे हमने फ्रेंड्स ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे
और इसका जो रिज़ल्ट है ये 4 जून 2024 को आया है और इसे जो चुनाव था फ्रेंड्स उसको 7 चरणों में आयोजित किया गया था। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दूसरे ऐसी बार है जब इतना लंबा चल रहा है इलेक्शन, राइट। चलिए, तो यहाँ पे बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लोकसभा चुनाव से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ ना यहाँ पे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। वो कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कब से कब तक यहाँ पे देखिए जो असेंबली का टर्म है ना ये 2019 से 2024 तक का था। तो यहाँ पे सीट पे इलेक्शन हो रहा है, ये 60 सीटों पर इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं ये टर्म था असेंबली का और यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा की बात करें तो इसका भी टर्म जो है 24 जून 2024 को ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे 147 सीट्स के लिए चुनाव कंडक्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट है सिक्किम में फ्रेंड्स 32 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो रहा है लोकसभा चुनाव के साथ। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इन चारों स्टेट के नाम को अच्छे से याद रखिए। देखिए, बात करें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक कि 7 फेज़ों में लोकसभा चुनाव को आयोजित किया गया था, तो वो 7 फेज़ क्या क्या थे उनके बारे में एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो फेज़ 1 था यहाँ पे 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई जो कि 19 अप्रैल को हुई थी। फेज़ 2 में फ्रेंड्स 89 सीटों के लिए वोटिंग हुई 26 अप्रैल को। फेज़ 3 में 94 सीट के लिए 7 मई को वोटिंग करी गई। फेज़ 4 में 96 सीट्स के लिए 13 मई को वोटिंग करवाया गया था। फेज़ 5 की बात करें तो देखिए 49 सीट के लिए 20 मई को चुनाव आयोजित किया गया। फेज़ 6 में 57 सीट के लिए वोटिंग हुई है 25 मई को और फेज़ 7 में 57 सीट के लिए वोटिंग हुई है 1 जून को। और जो हमारा नतीजा है ये आ चुका है 4 जून को। तो ये सारे फेज़ थे फ्रेंड्स जिसमें लोकसभा चुनाव को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में। क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है फ्रेंड्स यही यहाँ पे चुनाव को आयोजित करती है, तो इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र को एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद 324 है फ्रेंड्स भारतीय संविधान का, यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। 2 प्रावधान इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों प्रावधान जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल कितनी होती है, तो इनका यहाँ पे 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है या फिर अगर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना है, ये अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, इनके ही अकॉर्डिंग मतलब इनके ही बराबर यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इनको वेतन दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। और देखिए फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में जो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं ये है राजीव कुमार। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं फ्रेंड्स ईवीएम्स के बारे में, राइट। तो इससे ही यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में कहा जाता है
कि ये ना केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाता है बल्कि उसे विश्वसनीय बनाता है। इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज़ होता है और इससे मतगणना बहुत तेज़ी से हो जाती है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिससे अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? मई 1982 में केरल राज्य में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। सबसे पहली बार ईवीएम मशीन का यूज़ कहाँ पे किया गया था? केरल राज्य में किया गया था मई 1982 में। आपको ये स्टेट का नाम अच्छे से याद रख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो दो कंपनी है फ्रेंड्स जो ये ईवीएम मशीन को तैयार करती हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखें और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है फ्रेंड्स, लोकसभा का मेन जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। बात करें लोकसभा के बारे में तो देखिए प्रकार, भारत की संसद का निचला सदन, इसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसकी अवधि सीमा कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। 5 वर्ष होती है। इसके अध्यक्ष अभी ओम बिरला है, जिनको इनका जो कार्यकाल है ये 19 जून 2019 से हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपाध्यक्ष का जो स्थान है ये रिक्त है फ्रेंड्स 25 मई 2019 से। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 26 मई 2014 से। विपक्ष के नेता, इसका भी स्थान रिक्त है 26 मई 2014 से। और टोटल सीटें कितनी होती हैं लोकसभा में? ये होती हैं 543। इसको आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए और बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जो 543 लोकसभा सीट हैं उनके बारे में देखें। तो फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स यहाँ पे 543 सीट्स के लिए चुनाव को आयोजित किया जा रहा है, हमारे इंडिया में किया गया था। तो यहाँ पे टोटल देखिए जो 543 है इसमें से जनरल के 412 सीट्स होते हैं, अनुसूचित जाति के 84 सीट होते हैं और अनुसूचित जनजाति के 47 सीट्स होते हैं। तो इस तरीके से इसे बांटा गया है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव से रिलेटेड, तो देखिए फ्रेंड्स ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज है जहाँ पर 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि इतने लोग रजिस्टर कर रहे हैं वोट करने के लिए। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी स्टाफ हैं। ठीक है, तो मतलब इलेक्शन को करवाने के लिए जो पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं और स्टाफ होती है वो 1.5 करोड़ है। ईवीएम्स कितनी बनाई जा रही है? यहाँ पे 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और 4 लाख व्हीकल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे टोटल इलेक्टर्स कितने हैं? 96.8 करोड़। तो इसमें से हमने भी डिस्कस किया था ये मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है 97 करोड़ के। राइट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। राइट, तो 97 करोड़ वोटर्स में और अगर देखा जाए तो मेल कितने हैं? 49.7 करोड़ हैं। फीमेल कितने हैं? 47.1 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर्स इसमें है 1.8 करोड़। PWD है 88.4 लाख। सर्विस इलेक्टर 19.1 लाख हैं। सैनिटेरियंस 2.18 लाख हैं। यंग वोटर्स 19.74 करोड़ हैं। ट्रांसजेंडर 48,000 हैं और 85 प्लस के जो वर्कर यहाँ पे वोटर्स हैं वो 82 लाख हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करें लोकसभा चुनाव का टैगलाइन क्या था। तो इस साल का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। और यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐप्स को यूज़ किया गया था लोकसभा चुनाव में, उसके बारे में बात करें तो पहले देखिए एक है VHA, नेक्स्ट है सी विजिल ऐप और एक है KYC ऐप। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। VHA में यहाँ पे मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ की डिटेल्स को वो जान सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं BLO और ERO से। और सी विजिल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उसको बताने के लिए यहाँ पे सी विजिल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। KYC की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है एफिडेविट जो होता है वो अवेलेबल होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती हैं। तो ये कुछ ऐप्स थे जिनको बनाया गया था लोकसभा चुनाव के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और है, देखिए सुविधा पोर्टल। तो ये ऑनलाइन पोर्टल होता है नॉमिनेशन के लिए, एफिडेविट के लिए। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ऐप्स थे या पोर्टल्स थे जिसको इस्तेमाल किया गया है लोकसभा चुनाव 2024 में। और यहाँ पे देखिए चैलेंजेस क्या थे, तो यहाँ पे 4M नाम दिया गया है चैलेंजेस को लोकसभा चुनाव के। ये थे मजल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन। राइट, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल रिलेटेड टू लोकसभा चुनाव 2024। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ।
टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 18वीं चुनाव को आयोजित किया गया था 2024 में। एक और बार डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में, तो लोकसभा चुनाव 2024 की जो तारीख है इसका ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव को 7 फेज़ में कंडक्ट किया गया था। पहले फेज़ की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज़ की वोटिंग 1 जून को हुई है। 4 जून को नतीजे आए हैं। आचार संहिता को लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लग रहे हैं। लोकसभा के साथ 4 राज्य जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम में विधानसभा चुनाव को भी आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखिए भारत के लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 64.2 करोड़। देखिए भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या सभी G7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा के मतदाताओं की संख्या से कितना 1.5 गुना है। ओके, चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पे 68,000 से अधिक निगरानी टीम और 1.5 करोड़ मतदान एवं सुरक्षाकर्मी शामिल थे। अगला रहेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता कितनी होती है। तो मिनिमम एज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो होती है ये होती है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो जब फ्रेंड्स यहाँ पे भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पे टोटल 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। अगला, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें हासिल की थी। तो यहाँ पे टोटल 489 सीट थी जिसमें से 364 जो है कांग्रेस ने हासिल की थी। अगला, लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे। तो फ्रेंड्स ये पहली बार 1951 से 52 के बीच में हुए थे। अगला, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। तो फ्रेंड्स हर 5 साल में लोकसभा चुनाव को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 1952 में सबसे पहली बार लोकसभा को गठन किया गया था। और अगर आपसे डेट पूछा जाए तो ये था 17 अप्रैल 1952। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ये अपना त्यागपत्र यहाँ पे देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा को भंग करने की यानी कि डिसॉल्व करने का जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला रहेगा, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो भारत में फ्रेंड्स टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो पहला सत्र फ्रेंड्स हुआ था 13 मई 1952 में। आपका अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। तो एक वर्ष में फ्रेंड्स 3 लोकसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं। उनके बारे में एक बार जरूर देखिए। यहाँ पे बजट सत्र होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर तक में आयोजित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है ये 550 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है और मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ये है राजीव कुमार। इनके बारे में देख लीजिए। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। इसकी नियुक्तिकर्ता कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इनकी अवधि 6 वर्ष होती है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो इनकी मतलब कार्यकाल की अवधि होती है। नेक्स्ट, चुनाव आयुक्त तो यहाँ पे कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे फ्रेंड्स, ये थे सुकुमार सेन।
ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत शयनम अयंगर। आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की रही हैं फ्रेंड्स मीरा कुमार। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ये होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के स्पीकर या फिर अध्यक्ष। आगे देखिए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। अगला रहेगा, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? करेक्ट आंसर है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हम लोकसभा को कहते हैं, और अपर हाउस किसको कहते हैं? ये राज्यसभा को कहते हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर यहाँ पे दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला रहेगा, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। नेक्स्ट, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे 33% सीट आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन ऐसा डिसाइड करता है कि जो बिल पास हो रहा है वो नॉर्मल बिल है या फिर मनी बिल है? तो फ्रेंड्स ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जाता है? राइट आंसर लोकसभा में। नेक्स्ट, भारत की संसद किन किन को मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स ये बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं भारत की संसद। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के जनक के रूप में जानते हैं हम जीवी मावलंकर को। क्वेश्चन आपका अगला है, भारत के आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट जिसे हम MCC कहते हैं कब लागू होता है? तो इसको लागू किया जाता है फ्रेंड्स चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। नेक्स्ट रहेगा, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो देखिए, चुनावी तारीख जब ऐलान होता है और जब तक रिजल्ट घोषित होता है तब तक ये आचार संहिता लागू होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं? राइट आंसर एक भी नहीं। ओके। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 81। चलिए अब इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, इसको 104वां जो संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, इससे ख़त्म किया गया है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये है चांदनी चौक। अगला, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? तो सदन की सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग जो होता है ये होती है मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, लोकसभा है ना, यानी कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये 5 वर्ष तक काम करता है, इसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। तो इसको जब बढ़ाया जाता है, ये किस यहाँ पे कंडीशन पे बढ़ाया जाता है? तो देखिए, जब यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस टाइम पे इसे बढ़ाया जाता है। अगला, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 60 दिन। अगर कोई भी सदस्य, लोकसभा का सदस्य 60 दिन तक एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट रहेगा लोकसभा के 2 बैठक के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 बैठक के बीच में। अगला, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 330 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है ना, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे कितने लोकसभा सीट है? यहाँ पे टोटल 80 लोकसभा सीट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो इसको जनसंख्या के हिसाब से जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 84। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला से देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होगा ये अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो इसको भंग कर सकते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा लोकसभा दोनों पेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? करेक्ट आंसर, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, ये यहाँ पे इसमें दाखिल कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में, जो स्टेट वाइज कितने सीट किस पार्टी को मिली है, वो भी हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो आपने अगर पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा चुनाव जो है ये कौन सा चुनाव इस साल हो रहा है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता होती है? ठीक है, आपको बताना है, देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में मैंने आपको हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे जो मंथली करंट अफेयर्स होता है, लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स है, या फिर जो स्टैटिक GK से रिलेटेड PDFs होती हैं जैसे कि पॉलिटी, ऐसे सारे PDF आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf पे जाके इसे बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी PDFs चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सारे PDFs को यहाँ से ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है जो कि है रवि स्टडी IQ GK नाम से। यहाँ पर आपको डेली यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जाएगा जिसको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। ओके, और मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है, www.ravibookspdf.com है। देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से जो भी लेटेस्ट ई-बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो, और यहाँ पे आपको स्टैटिक GK से भी PDF अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हर एक PDF मिल जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी PDF बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।